जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम NCERT पैटर्न पर आधारित पर्यावरण के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। यदि आप इन 25 प्रश्नों में से 22 प्लस प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। देखिए यहाँ पर क्या है, लोहे और एल्यूमिनियम मतलब Fe और एल्यूमिनियम का क्या होता है Al। तो इन दोनों की जो ग्रंथियां हैं साथियों ये लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? उरुग्वे, ब्राजील, कनाडा या फिर दक्षिण अमेरिका। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ पड़ता है? तो भैया ये पड़ता है ब्राजील में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना जो पृथ्वी दिवस है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और 22 मार्च को मनाते हैं हम जल दिवस, ठीक है। जितने पॉइंट बताते जा रहा हूँ ये आप लोग नोट करते जाना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और यदि साथियों आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और यदि साथियों आप किसी प्रश्न को गलत कर देते हैं, निराश नहीं होना है क्योंकि गलती बहुत कुछ सिखा कर जाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा गया है? कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं? कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। तो यह बताना है कौन सी मिट्टी में उगते हैं जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होता है उसमें? नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मृदा में, वहां पर यह पौधे उगते हैं। जैसे अपना नेपेंथिस हो गया। नेपेंथिस क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। नेपेंथिस को हिंदी में घटपर्णी पौधा कहा जाता है। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेसिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज या फिर टेनिन। तो चमड़ा उद्योग में टेनिन का जो प्रयोग है वह चर्म शोधन में किया जाता है। टेनिन क्या है? ये पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? यहाँ पर कहा गया है प्रतिशत के आधार पर। बहुत सारे साथी इसमें गलती करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तो साथी क्या करते हैं? MP को सही कर देते हैं, लेकिन भाई ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना जब केवल ए लिखा हुआ मिले आपको क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में वन अधिक हैं तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। लेकिन जब लिखा मिले प्रतिशत के आधार पर तो ध्यान रखना प्रतिशत के आधार पर जो सबसे अधिक वन है वो कहाँ पर हैं? मिजोरम में, ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पर हैं? MP में हैं। और पूछा जाए सबसे घने वन कहाँ पर हैं तो सबसे घने वन है अरुणाचल प्रदेश में। ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न में से किस आकाश के पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल या फिर बुध। ध्यान रखना पृथ्वी का पुत्र, देखिए पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है साथियों किसे? चंद्रमा को। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ रही? पंजाब और तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में।
यदि साथियों आपको टाइम कम पड़ता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में तो आप वीडियो को पॉज करें, फिर आप आसानी से आंसर सोच सकते हैं। तो जो हरित क्रांति है साथियों, यह सबसे अधिक सफल रही थी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। अमरबेल जिसे कहा जाता है कसकुटा क्या है? परजीवी, मरुदभिद, अधिपादप या फिर परजीवी? तो जो अमरबेल है साथियों, ये क्या है? अमरबेल भैया एक परजीवी पौधा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एक ही जैसे हो गए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? परजीवी। ठीक है, अमरबेल कैसा पौधा है? एक परजीवी पौधा है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बोरेट? तो अस्थियों और दांतों में जो मौजूद होता है रासायनिक द्रव्य उसे कहा जाता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और यदि साथियों आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिसके आपको आने वाले समय में और भी वीडियो मिलते रहें। कहा गया है जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु, न्यूक्लिक प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ या फिर विषाणु? तो ध्यान रखना साथियों, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट पदार्थ को जीवाणु की सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन है? आर्कटिक, उत्तर ध्रुवीय महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक जिसे कहा जाता है अंध महासागर? तो व्यापार की दृष्टि से साथियों सर्वाधिक व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। आप सभी लोग सारे क्वेश्चनों के आंसर या तो कॉपी में नोट करते जाएं या फिर आप लोग कमेंट करते जाएं। चलिए, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है? तो ऑप्शन क्या है? फिल्टरन, आसवन, वाष्पीकरण या फिर अवसादन? साथियों, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली जो भौतिक प्रणाली है वो है आसवन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। क्या कहा गया है? मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या फिर कवक? तो मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक होते हैं बैक्टीरिया या फिर जीवाणु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। मानव रक्त का लाल रंग होता है। जो मानव का रंग होता है, जो हमारा ब्लड होता है, इसका रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन है मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, एम्फाल ग्लोबुलिन के कारण या फिर हेप्टोग्लोबिन के कारण। तो भैया जो मानव रक्त का रंग है वो लाल इसलिए होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कम मात्रा हो जाए तो क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, पीवीसी, सेलुलोज या फिर नायलॉन? तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, मतलब सेलुलोज। ठीक है, ये आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं है। क्या होगा? प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन है? सेलुलोज। ध्यान रखना, सेलुलोज हो गया, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़,
ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। लेकिन बेकेलाइट, पीवीसी, नायलॉन ये क्या है, ये कृत्रिम बहुलक होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैसें या फिर यूरेनियम। तो परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो होता है यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और नाभिकीय रिएक्टर में साथियों जो भारी जल है D2O इसका यूज मंदक के रूप में किया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग से क्या हानि है? कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, दूसरों से कम प्रभावी या फिर इसकी अधिक लागत है। तो पीड़कनाशी के रूप में जो DDT का प्रयोग करते हैं इससे हानि होती है कि DDT प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, शैवाल, लाइकेन या फिर फंजाई। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर मतलब वायु प्रदूषण का सूचक है। तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? लाइकेन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? जड़ें, तना, पंखुड़ियाँ या फिर स्टिग्मा। ध्यान रखना साथियों आप लोग, पौधे के स्टिग्मा और स्टाइलेज ये दोनों भाग क्या हैं? केसर देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? स्टिग्मा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? हम सभी जानते हैं जो कुनेन है भैया, यह मलेरिया में प्रयुक्त होती है दवाई के रूप में, जो हमें सेनकोना से प्राप्त होती है। तो सेनकोना जो वृक्ष होता है इसके किस भाग से प्राप्त होती है? पत्तियों से, फल से, जड़ से या फिर तने या शाखाओं की छाल से। तो भैया यह सेनकोना की छाल से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। कहा गया है, देखिए ये क्वेश्चन है पेडागोजी का। ठीक, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझाना या फिर सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो भैया प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। इससे क्या है, उनका अधिगम प्रभावी रूप से होगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और बायोरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले बनाना या फिर रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो भैया यदि रीना को आमों को संरक्षण करके रखना है तो इसके लिए एक तरीका है कि वह क्या करेगी, आम का अचार या फिर आम के पापड़ बना लेगी। तो इससे क्या है, वह कुछ नियमित समय के लिए संरक्षित करके रखे जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका होगा संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? देखिए हमने पहले पढ़ा था जो प्रश्न है उसमें क्या था, प्रतिशत के आधार पर वन क्षेत्र बताना था कहां पर अधिक है। तो वहां पर हमने बताया था मिजोरम। लेकिन जब आपको ऐसा प्रश्न मिले कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है, ठीक है,
कोई लिखा ना हो मिले वहां पर कि परसेंट के आधार पर बताना है। ठीक है, केवल ऐसा प्रश्न मिले तो आपको बताना है एमपी में। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए परसेंट के आधार पर कौन सा है तो मिजोरम है। सबसे घने वन कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तीनों पॉइंट ध्यान रखना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या फिर 4 बिंदुओं पर। तो देखिए साथियों, जो ब्रेल लिपि है इसका यूज होता है नेत्रहीन को पढ़ने के लिए, इसका यूज किया जाता है। इसका जो आविष्कार है 1821 में लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। और यह आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग इसके बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, सभी साथ इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए, क्या कहा गया भैया यहाँ पर? यहाँ कहा गया है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का उद्देश्य है। देखिए, कक्षा 5 में पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण की एक पाठ है जिसका नाम है सर्वेक्षण और लेखन। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ये बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। इस क्लास में हमने केवल 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 25 में से कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके अवश्य बता दें। क्लास पसंद आई हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।